एक जनपद, एक व्यंजन के अभाव उत्तर प्रदेश के अंदर आज देखने को मिल रहा है। 96 लाख एमएसएमई यूनिट प्रदेश को 3 करोड़ से अधिक नौजवानों को यहां पे रोजगार सृजन का माध्यम बना है। तो साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो बात कहते हैं लोकल टू ग्लोबल, आज उसका मॉडल हमारा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट बना हुआ है, जिसने देश के अंदर यूपी को एक नई पहचान दी है। 17 के पहले सब मृत प्राय सा हो गया था, हताश थे लोग, निराश थे। और जो देश, जो समाज, जो सरकार अपने अन्नदाता किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करती हो, जो सरकार अपने हस्तशिल्पियों का सम्मान नहीं कर सकती हो, उसका कोई भविष्य नहीं। और उसके सामने वैसे ही अंधकार होना होगा जैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के सामने अंधकार। इन लोगों ने सभी सेक्टर्स में हर एक तबके का इन लोगों ने अपमान किया है, उन्हें हतोत्साहित किया है। किसी भी सेक्टर में आप देखेंगे महोदय, आज प्रदेश के अंदर अगर आप देखेंगे निवेश के लिए किस प्रकार के कार्य हुए हैं। 17 के पहले न कोई नीति थी, न सरकार की नियत थी। असीम संभावनाओं के बावजूद प्रदेश में कोई निवेशक नहीं आता था, क्योंकि निवेश की पहली शर्त है सुरक्षा, निवेश की दूसरी शर्त है सुविधा, और निवेश की तीसरी शर्त है कि हम एक पॉलिसी बना करके उन्हें प्रस्तुत करें, उनको बताएं कि हमारी ये पॉलिसी है, इस पॉलिसी के अंतर्गत आप यहां पर आइए, अपना विकास, अपना निवेश करिए। लेकिन ये तीनों प्रदेश के अंदर नहीं थी। एक फेयरलेस बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ट्रस्ट इन डूइंग बिजनेस, आज ये यूपी की एक नई पहचान बनी है, यूपी के अंदर एक नई पहचान दे रही है। आज हम लोगों ने ट्रिपल एस पर काम किया है, यानी प्रदेश के अंदर सेफ्टी है, स्टेबिलिटी है और डबल इंजन की सरकार होने के नाते स्पीड स्वाभाविक है। ये तीनों ट्रिपल एस के तहत सेफ्टी, स्टेबिलिटी एंड स्पीड, ये उत्तर प्रदेश की एक नई पहचान बनी है। पॉलिसी पैरालिसिस से पॉलिसी स्टेबिलिटी, आज ये उत्तर प्रदेश की इस ऐतिहासिक यात्रा की गवाह है। 34 से अधिक सेक्टोरियल पॉलिसीज, निवेश मित्र, निवेश सारथी, उद्यमी मित्र ने उद्योगों के लिए एक सुगम, पारदर्शी और भरोसेमंद वातावरण तैयार किया है। उत्तर प्रदेश आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश के अंदर टॉप अचीवर स्टेट है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 17 के पहले उत्तर प्रदेश 14वें स्थान पे था, आज एक टॉप अचीवर है। देश का पहला राज्य जिसने व्यापक सुधार के सभी मानकों को पूर्ण रूप से क्रियान्वित किया है, आज वो उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है। डीरेगुलेशन रैंकिंग में देश में प्रथम स्थान यूपी का है। डीक्रिमिनलाइजेशन के द्वारा हमने 13 राज्य अधिनियमों के 99% आपराधिक प्रावधानों को खत्म किया है। 2017 के पहले, आजादी के बाद से 2017 तक कुल कारखाने बने थे 14,000 स्थापित हुए थे, और 2017 से अब तक इनकी संख्या 31,000 पार कर गई है। इंडस्ट्री फर्स्ट, इन्वेस्टर फर्स्ट अप्रोच के कारण आज उत्तर प्रदेश, जो हमारे वैश्विक निवेशक हैं, उनके लिए एक सुरक्षित, स्थिर और विश्वसनीय गंतव्य के रूप में उत्तर प्रदेश ने अपनी एक नई पहचान बनाई है। अब केवल एमओयू कागजों तक सीमित नहीं है, ग्राउंड ब्रेकिंग हो रही है, उत्पादन और व्यापक रोजगार का सृजन इसके माध्यम से हो रहा है। पिछले 8 साढ़े 8 वर्ष के अंदर हम लोगों ने प्रदेश में 50 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्तावों को यहां पर लाने में सफलता प्राप्त की है। 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्तावों को जमीनी धरातल पर उतारने में सफलता प्राप्त की है। और अब यह मेक इन इंडिया के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का एक माध्यम उत्तर प्रदेश बन रहा है। यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, यह एक नया हब भारत का बनकर के उभरा है, यानी देश के अंदर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का 55% यूपी के अंदर हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का 60% से अधिक कंपोनेंट देश का यूपी के अंदर मैन्युफैक्चर हो रहा है। यानी ये चीजें बताती है नए भारत के लिए उत्तर प्रदेश की ये पोटेंशियल है।
ये उत्तर प्रदेश के अंदर अब देखने को मिल रहा है। अब उत्तर प्रदेश के अंदर डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग और स्पोर्ट्स जैसे क्षेत्रों में भी आज उत्तर प्रदेश में तेजी के साथ निवेश बढ़ा है। आज उत्तर प्रदेश, इसीलिए हम कहते हैं ट्रस्ट, ट्रांसफॉर्मेशन एंड टाइमली डिलीवरी के एक रोल मॉडल के रूप में अपनी एक नई पहचान बनाने में उत्तर प्रदेश सफल हुआ है। महोदय, उत्तर प्रदेश के अंदर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में पिछले 8 साढ़े 8 वर्ष के अंदर हमें बड़ी भारी सफलता प्राप्त हुई है। मैंने जो प्रारंभ में कहा था, उत्तर प्रदेश की 17 के पहले की स्थिति क्या थी? 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया बन चुकी थी। आज मुझे अच्छा लगता है देखते हुए, आज 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट आज यूपी की पहचान करेगी। रायबरेली और गोरखपुर में एम्स संचालित हो चुके हैं। आज हर जनपद में आईसीयू है। 17 के पहले 40 से ज्यादा जनपद ऐसे थे जहां कोई आईसीयू नहीं था। डिजिटल एक्सरे है, ब्लड बैंक है, डायलिसिस की सुविधा है, ऑक्सीजन प्लांट है, वेंटिलेटर हैं, ये सभी आज उपलब्ध हो रहे हैं। 108, 102 की एम्बुलेंस सेवा के रिस्पांस टाइम को ठीक करने का प्रयास हुआ है। टेलीमेडिसिन के माध्यम से दूर दराज के गांवों में भी स्वास्थ्य की सेवाओं को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जीनोमिक्स, टेलीमेडिसिन, मेडटेक, हेल्थ टेक और क्लिनिकल रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए ये फ्यूचर ओरिएंटेड, इनोवेशन बेस्ड एंड टेक्नोलॉजी ऑपरेटेड स्वास्थ्य के इकोसिस्टम को तेजी के साथ आगे बढ़ाने में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा है। आज डबल इंजन सरकार का यह कार्य हर एक स्तर पर देखने को मिल रहा है और हमें कहते हैं कि आप कितनी भी बड़ी घोषणा करें, रिजल्ट क्या है? और रिजल्ट उसका यही है कि 2017 के पहले इंसेफ्लाइटिस से मासूम बच्चों की मौत होती थी। हर वर्ष 1200 से 1500 बच्चे मरते थे। आज इंसेफ्लाइटिस को डबल इंजन सरकार ने हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। यानी हमने केवल माफिया को ही समाप्त नहीं किया है, उत्तर प्रदेश ने माफिया के साथ साथ इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारियों के कारक उन मच्छरों को भी और उसकी बीमारी को भी हमेशा के लिए समाप्त कर दिया है। यह उत्तर प्रदेश की एक नई पहचान बनी है। फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश एक नई स्थिति को प्राप्त किया है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे पास इस सेक्टर की अपनी एक पॉलिसी है। हम लोग ललितपुर में एक फार्मा पार्क का निर्माण कर रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर जनपद में मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना का कार्य युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहा है और उत्तर प्रदेश इस सेक्टर में अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि देश का एक बड़ा हम लोगों ने फार्मा कॉन्क्लेव यहाँ लखनऊ में आयोजित किया था और उसमें जो लोगों के मन में एक यूपी के बारे में जो चेंज देखने को मिला, मैं देख रहा था मेरठ के एक सज्जन जिन्होंने फार्मा के एक बड़े उद्यमी हैं देश के, मेरठ के ही रहने वाले थे। उन्होंने कहा साहब मैं 2006 में रोते हुए यूपी छोड़ करके भागा था, क्योंकि किसी को भी जाना, अपनी धरती को छोड़ना अच्छा नहीं लगता। और मुझे कभी अगर किसी कार्यक्रम में आना होता था, क्योंकि उनके परिवार के एक लड़के का अपहरण हो गया था, उन्होंने यूपी रातों रात छोड़ा था। और मुझे बताओ वहां कॉन्क्लेव में उन्होंने कहा कि जब मैं अब यूपी में इससे पहले जब मैं 17 के पहले आता था किसी शादी ब्याह में, तो चोरी छिपे आते थे, तुरंत कार्यक्रम अटेंड किया फिर भाग जाते थे। और आज मैं कह सकता हूं, मैं दिन में रात्रि में कभी भी आता हूं, मुझे मेरठ आकर के गौरव की अनुभूति होती है। और फिर उनके आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा कि साहब हर सांझ के बाद एक सवेरा होता है, आज यूपी ने इस सवेरा ला करके इस सरकार ने दिखाया है। अब मैं भी यूपी के अंदर निवेश करना चाहता हूं। हर बड़ा फार्मा सेक्टर का उद्यमी यूपी के अंदर निवेश करने को इच्छुक है। इसीलिए 1472 एकड़ में हम लोग एकीकृत फार्मा पार्क ललितपुर में बना रहे हैं और
इसके साथ ही हम लोगों ने 350 एकड़ में हम लोगों ने ग्रेटर नोएडा में यहाँ पे मेडिकल डिवाइस पार्क एम अथॉरिटी में हम लोग उसका निर्माण का कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ा चुके हैं। प्रदेश के अंदर हर एक सेक्टर में हम लोगों ने कार्य किया है, खासतौर पर चाहे वह गोवंतु जातियां हों, जनजातीय समाज हों जिनकी कोई बाइस नहीं थी, बनटांगियां हो, मुसहर है, थारू है, कोल है, बुक्सा है, ये जितनी भी जातियां थी, जनजातीय समुदाय हों, कोल हैं, इन सबको जमीन के पट्टे देने के साथ ही इनको आवास उपलब्ध करवाने की कार्रवाई, अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने की कार्रवाई, ये सभी आज प्रदेश के अंदर तेजी के साथ आगे बढ़े हैं। पीएम आवास योजना में जो आच्छादित थे उन्हें पीएम आवास शेष सीएम आवास योजना भी ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से संचालित होकर के उन सभी के जीवन में परिवर्तन करने का एक कारक बन रहा है। पिछले 9 वर्षों में सुरक्षा से समृद्धि और एम्पावरमेंट से एक्सीलेंस तक, यानी आत्मनिर्भर, उद्यमी और नेतृत्वकारी नारी शक्ति की यात्रा को हम लोगों ने देखा है। आज महिला सुरक्षा के साथ साथ शिक्षा, कौशल और स्वरोजगार, स्वास्थ्य और नेतृत्व के हर स्तर पर महिलाओं की सशक्त भागीदारी, यह आज प्रदेश के अंदर देखने को मिल रही है। हम लोगों ने 9 लाख सरकारी नौकरी यूपी के नौजवानों को दी है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इनमें 1,75,000 से अधिक केवल बेटियों को दिया है, उत्तर प्रदेश की बेटियों को। आज बीसी सखी हो, ड्रोन दीदी हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप और लखपति दीदी का एक मजबूत इकोसिस्टम यूपी के पास है। मिशन शक्ति के 5 चरण संपन्न हुए हैं। महिला सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के साथ अब महिला श्रम बल में इसका परिणाम क्या है? 13% 2017 के पहले जो महिला श्रम बल या 13% था, अब ये बढ़कर के 36% तक पहुंचा है और ये मजबूती के साथ आगे बढ़ा है। और इसका बड़ा प्रमाण और क्या नहीं, क्या हो सकता है कि पहले जो एक कहावत थी ना कि देख सफाई बिटिया घबराई, अब वह नहीं है। अब तो प्रदेश के अंदर हम देख सकते हैं कि नाइट शिफ्ट में भी महिलाएं प्रदेश के अंदर ऑफिसेज में और उद्योगों में काम कर रही हैं। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सी मार्ट की घोषणा यूनियन बजट में करवाई है। ये गांव की उन महिला स्वयंसेवी समूह के लिए जो स्थानीय स्तर पर कोई प्रोडक्ट बनाती है, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म का काम करेगा। उत्तर प्रदेश इस योजना के साथ जुड़ने का इच्छुक है। आज उज्ज्वला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, मातृवंदना योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना, ये सभी उनके जीवन को उज्जवल बनाने में सहयोग कर रही हैं। तो 1,06,00,000 से अधिक निराश्रित महिलाएं, वृद्धजन और दिव्यांग जनों को 12,000 रुपये सालाना पेंशन की सुविधा भी हम प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवा रहे हैं। और हम लोगों ने इस बार के बजट में व्यवस्था की है कि इन सभी के पेंशन की इस राशि को बढ़ाने का काम सरकार करेगी। इनके लिए करेंगे, आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, इन सभी के भी मानदेय को बढ़ाएंगे। शिक्षा मित्र, अनुदेशक, इन सब के लिए भी सरकार कार्य कर रही है। और ये सरकार पहली सरकार है इसने शिक्षा मित्रों के लिए, शिक्षकों के लिए, किसी भी कोई भी शिक्षक हो, उच्च शिक्षा के हो, माध्यमिक के हो, बेसिक के हो, वे शिक्षा मित्र हो, अनुदेशक हो, इन सबको, शिक्षणोत्तर कर्मचारियों, इनको हम लोगों ने 5 लाख रुपए तक की कैशलेस स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाई। ये सभी को उपलब्ध करवा चुके हैं। 1 अप्रैल से लागू भी हो जाएगा। लेकिन आखिर पिछली सरकारें कर क्या रही थी? यहां 60 लाख से अधिक आवास ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में उपलब्ध करवाए गए। पिक एंड चूज नहीं हुआ। गरीब गरीब है, हर जरूरतमंद को ये सुविधा मिलनी चाहिए। हमारे लिए सबका साथ और सबके विकास, प्रधानमंत्री जी का यह स्लोगन एक मंत्र के रूप में अंगीकार करते हुए हम लोगों ने हर जरूरतमंद को इन सुविधाओं के साथ जोड़ने का काम किया है। और अब सरकार इस बारे में भी कह रही है कि
आगे भी विकास का ये मॉडल इसी रूप में आगे बढ़ेगा। हर जरूरतमंद को प्रदेश सरकार उसी रूप में आगे बढ़ाने का काम करे। जीरो पॉवर्टी के लक्ष्य को प्राप्त करने के दिशा में सरकार ने जो काम प्रारंभ किया है। हर जरूरतमंद को राशन कार्ड की सुविधा। याद करिए 2017 के पहले सबसे ज्यादा शिकायत आती थी राशन वितरण की। आज राशन वितरण की कोई समस्या नहीं, क्योंकि टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। आज प्रदेश के अंदर किसी भी स्तर पर गरीब को उसका हक प्राप्त हो रहा है। हम जब इसकी बात करते हैं, राजस्व से जुड़े हुए तमाम मामले आते हैं। पैमाइश का है, लैंड यूज का है, वरासत का है, नामांतरण का है। मुझे याद है 2017 के पहले 34 लाख मामले लंबित थे। हम लोगों ने राजस्व संहिता में व्यापक परिवर्तन किए और परिवर्तन करके उसको और आसान बनाया। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि महोदय पिछले 8.5 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर राजस्व से संबंधित पैमाइश से, नामांतरण से, वरासत से जुड़े हुए जितने भी मामले थे, इन सब में 10 लाख नए मामले आए। लेकिन पिछले 34 लाख मामले जो थे, अगर न्यायालय में लंबित नहीं है, उन सभी का निस्तारण भी इस दौरान हमारी सरकार ने किया है। यानी 34 वर्षों की बोझ को सरकार ने 8-9 वर्षों के अंदर पूरा दूर किया है। एक कॉमन मैन को उसके माध्यम से हम लोगों ने राहत दी है। अब सरकार का फोकस, जब सबका साथ और सबके विकास की बात आती है, तो सरकार का फोकस तुष्टीकरण नहीं, एक कॉमन मैन की संतुष्टिकरण की तरफ होता है। और उसी संतुष्टिकरण के माध्यम से हम इस कार्य को आगे बढ़ाने का काम भी कर रहे हैं। और इसी का परिणाम है कि प्रदेश में बहुआयामी गरीबी से 6 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने में मदद प्राप्त हुई है। महोदय, प्रदेश के अंदर आज युवा उत्तर प्रदेश के रूप में उत्तर प्रदेश अपनी एक पहचान बना रहा है। हम देख सकते हैं देश के अंदर आबादी का सबसे बड़ा भाग हमारे पास है, सबसे बड़ा भाग यूपी के पास है। और हमें बताते हुए गौरव की अनुभूति होती है कि हमारी युवा ऊर्जा प्रतिभा संपन्न है। किसी भी सेक्टर में यूपी के नौजवानों को अवसर मिला, उसने अपनी प्रतिभा का छाप छोड़ा है। देश और दुनिया के अंदर आज वो अपनी पहचान मजबूती के साथ आगे बढ़ा रहा है। तमाम बड़ी बड़ी कंपनियों में सीईओ के रूप में अपनी धमक को दिखा रहा है। हर एक सेक्टर में उसने अपनी एक पहचान बनाई है। और उस पहचान को आगे बढ़ाने के लिए आज उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए, उत्तर प्रदेश में यानी 56 से 60% वर्कफोर्स है हमारे यहाँ यूथ की। ये कार्य कामकाजी है और उसको शिक्षा के साथ कौशल विकास और तकनीक के साथ जोड़ने की कार्रवाई हो रही है। और इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल टेक्नोलॉजी, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर और डाटा साइंस जैसे सेक्टर में भी हम लोगों ने तेजी के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम किया है। हम सब आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, जिन्होंने कोविड कालखंड में 2020 में देश को एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति दी है। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति परंपरागत अध्ययन के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान दे रही है और स्किल डेवलपमेंट को उसका पार्ट बना रही है। और प्रदेश के अंदर हम लोगों ने इसी को ध्यान में रख करके आज अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जब हम इस बार के बजट में आपने देखा होगा, ये जितने भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, इसमें प्रदेश सरकार ने उस पर अपनी कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। आपने देखा होगा डाटा आज की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। स्टेट डाटा अथॉरिटी के गठन की कार्रवाई हम लोगों ने बजट में उसका प्रावधान किया है। एआई आज देश का इमर्जिंग सेक्टर है, जिसमें आज मैंने बताया कि 5 दिवसीय एआई इंपैक्ट समिट दिल्ली में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा आज उद्घाटन किया गया है। और दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष इस कार्यक्रम में आज दिल्ली में सहभागी कर रहे हैं। यानी इस सेक्टर में कार्य करने की जो सबसे पहली आवश्यकता है वह डाटा सेंटर क्लस्टर की, और डाटा सेंटर क्लस्टर के लिए भी हमने इस बजट में व्यवस्था की है। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर इससे जुड़े हुए सेक्टर में हमारी वोकेशनल एजुकेशन हो, टेक्निकल एजुकेशन हो, माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर भी हम लोगों ने एआई का बेहतर उपयोग करने के लिए बजट में इस बार प्रावधान किया है। टाटा टेक्नोलॉजीज और सैमसंग के साथ भी हम लोगों ने
इस दिशा में कार्य प्रारंभ किया है, तेजी के साथ कार्य प्रारंभ किया है और प्रदेश के युवाओं के लिए हर युवा उद्यमी बन सके, हर वर्ष 1 लाख युवा उद्यमी बनाने की कार्रवाई सीएम युवा उद्यमी स्कीम के अंतर्गत हम कर रहे हैं, जिसमें मार्जिन मनी के साथ साथ प्रदेश के अंदर उन युवाओं के लिए हम लोगों ने आज के दिन पर गारंटी मुक्त और ब्याज मुक्त उनको लोन देने की व्यवस्था की है। एमएसएमई और ओडीओपी जैसे कार्यक्रम आज इस दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। तो यूपी का नौजवान डिजिटली सक्षम बन सकें, इसके लिए स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत टैबलेट की स्कीम भी प्रदेश के अंदर युवाओं के लिए तेजी के साथ आगे बढ़ी है। महोदय, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में उत्तर प्रदेश ने जो अपनी मजबूत उपस्थिति प्रस्तुत की है, इसके साथ ही प्रदेश के अंदर यानी यूपी आज विभिन्न क्षेत्रों में, मैंने यहां पर पहले यहां बताया है, ऑटोमेशन का है, डाटा आधारित निर्णय एक साथ आगे बढ़ाने के लिए एआई, रोबोटिक्स, एडवांस कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, ड्रोन, साइबर और इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे मजबूत क्षेत्रों में आपने देखा होगा अभी उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग की पहली यूनिट यहीं लखनऊ में स्थापित हुई है। और ऐसे ही ढेर सारे प्रस्ताव अब यूपी के अंदर आ रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश की अपनी एक पहचान बन रही है। स्किल इंडिया के माध्यम से, स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से, स्टैंड अप इंडिया के माध्यम से आज उत्तर प्रदेश का युवा तेजी के साथ अपनी एक नई धमक और एक नई पहचान बना रहा है। 20,000 से अधिक स्टार्टअप आज के दिन पे यूपी के अंदर है, 76 इंक्यूबेटर्स हैं, 7 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं, 8 यूनिकॉर्न आज प्रदेश की युवा नेतृत्व और इनोवेशन की ताकत प्रदेश के अंदर, देश के अंदर दिखा रहा है। और परिणाम है कि जब युवा स्वावलंबन की ओर अग्रसर होता है, आत्मनिर्भर होता है, तो बेरोजगारी की दर अपने आप ही कम होती है। 2017 के पहले जो प्रदेश के अंदर 19% से अधिक बेरोजगारी दर थी, आज वो घटकर के 2.24% तक पहुंची है। खेल इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास तेजी के साथ हुआ है, गांव हो या शहर। हम लोगों ने खेल इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया, हर गांव में खेल का मैदान, हर ब्लॉक स्तर पर मिनी स्टेडियम, हर जनपद में स्टेडियम का निर्माण। मेजर ध्यानचंद जी के नाम पे मेरठ में प्रदेश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। और इस बार बजट में एक नया चीज हम लोगों ने घोषित किया है कि हर डिविजनल हेडक्वार्टर पर हम लोग एक स्पोर्ट्स कॉलेज बनाएंगे और स्पोर्ट्स कॉलेज को सेंटर ऑफ किसी एक गेम के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में हम विकसित करेंगे, जिससे खेल के क्षेत्र में भी हमारा युवा अपना कैरियर बना सके। 500 से अधिक युवाओं को जिन्होंने ओलंपिक में, एशियाड में, कॉमनवेल्थ में मेडल प्राप्त किए हैं, अब तक हम सरकारी नौकरी उपलब्ध करवा चुके हैं यूपी के अंदर। और 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स अहमदाबाद के लिए और 2036 के ओलंपिक के लिए हम लोगों ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को विकसित करने की कार्रवाई को भी तेजी के साथ सरकार ने आगे बढ़ाया है। ये उत्तर प्रदेश के अंदर स्पोर्ट्स के सेक्टर में भी उत्तर प्रदेश तेजी के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज किया है और उत्तर प्रदेश की यह पहचान उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ा रही है। महोदय, आज इलेक्ट्रिक व्हीकल के बाजार में उत्तर प्रदेश की एक मजबूत धमक हुई है। यानी अगर हम आज के दिन पे देखेंगे तो कुल जितना भी इलेक्ट्रिक व्हीकल देश के अंदर खरीदे जा रहे हैं, उनमें से 19% से अधिक हिस्सा यूपी का है। तिपहिया वाहनों में 40% से अधिक भागीदारी यूपी की है। फेम 1 और फेम 2 की प्रमुख लाभार्थी यूपी है। एक्सप्रेस कॉरिडोर पर और चार्जिंग स्टेशन की स्थापना और 700 अधिक इलेक्ट्रिक बसेज का संचालन यूपी के अंदर है। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर अपने संस्थानों में ये सभी कार्य आगे बढ़ाने का काम भी किया है। महोदय, मुझे जब यहाँ पे समाजवादी पार्टी विकास की बात करती है और इस सरकार की विकास की योजनाओं पर या बजट पे टिप्पणी करती है, हमें हंसी आती है। विकास की बात वे लोग कर रहे हैं और विकास के नाम पर आईना दिखाने का काम वे लोग कर रहे हैं जिन्होंने
एक बार नहीं, 4-4 बार अवसर मिलने के बाद भी प्रदेश के अंदर विकास की किसी ठोस योजना को लेकर के वे आगे नहीं बढ़ पाए। मैंने पहले भी कहा, इनका विकास का मॉडल क्या था? परिवारवादी था, तुष्टीकरण का था, दंगाइयों को पलवित और पोषित करने का था। यही तो प्रदेश के अंदर होता था। और जहां पर इन्होंने प्रयास भी किया, किस प्रकार की स्थिति है, 3 उदाहरण मात्र, उसके बहुत अच्छे ढंग से अब कोई भी समझ सकता है। पहला है जेपीएनआईसी, यानी देश के अंदर दोषी स्वाधीनता आंदोलन के रूप में इमरजेंसी के खिलाफ शंखनाद करने वाले जयप्रकाश जी उत्तर प्रदेश की धरा पर जन्मे थे। और ये हमारी सरकार को इस बात पर गौरव की अनुभूति होती है कि जेपी की अंतिम इच्छा का सम्मान हमारी सरकार ने किया है। उनकी जन्मभूमि पर हॉस्पिटल निर्माण के साथ साथ बेहतर कनेक्टिविटी के लिए जो उनकी इच्छा थी, जेपी के नाम पर राजनीति करने वाले नहीं कर पाए, लेकिन हमारी सरकार ने किया है। मुझे इस बात का गौरव की अनुभूति होती है कि मुझे 2-2 बार उस जन्मभूमि में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। लेकिन जेपी के नाम पे जेपीएनआईसी कुल डीपीआर बनती है 200 करोड़ की, यानी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनती है 200 करोड़ की। 800 करोड़ खर्च हो गए और तब भी अधूरा। ये इनका डेवलपमेंट का मॉडल है। गोमती रिवर फ्रंट कुल 300 करोड़ रुपए की परियोजना, खर्च हो गए 1400 करोड़ और तब भी अधूरा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अलाइनमेंट तय किए लेकिन लैंड नहीं ली, टेंडर अवार्ड हो गए, ये इल्लीगल है। किसी भी प्रोजेक्ट में जब तक आपके पास 80% लैंड नहीं आ जाती तब तक आप टेंडर की कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ा सकते, लेकिन यहां पे इल्लीगल तरीके से किए गए। और किस रूप में इसको बढ़ाया गया? टेंडर अवार्ड हो गए। टेंडर अवार्ड होने पर जो प्रोजेक्ट बना, जो डीपीआर उनकी बनी, वह 15,200 करोड़ रुपए की बनी। 15,200 करोड़ रुपए का टेंडर, 110 मीटर चौड़ा बनना था एक्सप्रेसवे को, 390 किलोमीटर लंबा बनना था। जब उत्तर प्रदेश के अंदर एनडीए की बीजेपी नेतृत्व की सरकार बनी, मैंने मई में इसका रिव्यू किया कि क्या प्रोग्रेस है। मार्च में हम लोग सरकार बनाए थे, मई के अंदर मैंने पूछा, मैंने कहा भी प्रोग्रेस क्या है? बताया गया सब 0। मैंने कहा क्यों? क्योंकि हमारा मानना था कि कोई भी प्रोजेक्ट किसी भी सरकार ने प्रारंभ किया हो बंद नहीं होना चाहिए, बशर्ते उसमें कोई भ्रष्टाचार न हो। अगर प्रदेश के विकास में है तो हमें पार्टी लाइन से और उससे ऊपर उठ करके सोचना होगा। लेकिन इस प्रोजेक्ट में जब मैंने देखा प्रोग्रेस 0 है तो मैंने इसकी जांच, मैंने कहा भी क्यों नहीं काम हो रहा है? मुझे बताया गया कि साहब लैंड ही नहीं है। तो मैंने कहा लैंड नहीं है तो फिर ये टेंडर कैसे हो गए? इल्लीगल। हमने उसको कैंसिल करवाया। लैंड के अलाइनमेंट के थोड़ा चेंज करते हुए हम लोगों ने कहा कि भाई लैंड एक्वायर किया जाए। लैंड एक्वायर किया गया। हमने कहा 110 मीटर के बजाय 120 मीटर चौड़ा इसको करिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के बुलेट ट्रेन के तर्ज पर अगर हम दिल्ली से वाराणसी तक बुलेट ट्रेन के लिए भी कुछ लैंड की व्यवस्था इसके साथ कर सकेंगे तो बेहतर होगा। और हम लोगों ने इसलिए 120 मीटर चौड़ा उसको रखा। हम लोगों ने लगभग 2 वर्ष हमें लगे, यानी 17 से 1.5 साल के आसपास लगे हम लोगों को लैंड एक्वायर करने में, लैंड खरीदने में। हम लोगों ने जब 19 में इसका टेंडर किया पहले, तो ठीक 15,200 करोड़ ही आया, तो मुझे शक हुआ। मैंने कभी कितने का टेंडर कुल आया है? कहा साहब 15,200 करोड़ का। मैंने कहा पहले, कहा 15,200 करोड़। तो मैंने कहा 15,200 करोड़, 15,200 करोड़ क्या मतलब है इसका? और मैंने कहा ये सभी वही पार्टियां आई हैं जो पहले थी। उन्होंने कहा सर
मैंने कहा इसको निरस्त करो और मुझे बताओ कि पहले बताओ कि क्या ये टेक्निकल और फाइनेंशियल बिड एक साथ मंगाई गई? कहाँ से? मैंने कहा इसको अलग अलग एक साथ अलग अलग मंगाई गई तो गलत है, एक साथ मंगाओ, रिलैक्स करो। इस बार जब टेंडर होता है एक साथ, जब टेक्निकल और फाइनेंशियल बिड मंगाई जाती है तो टेंडर कुल हुआ, देखिए 110 मीटर चौड़ा उस एक्सप्रेस वे पर समाजवादी पार्टी 3 वर्ष पहले जो पैसा खर्च करना चाहती थी, वो खर्च करना चाहती थी 15,200 करोड़, और उससे 10 मीटर चौड़ा और बनाने के बाद सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने जब उसी एक्सप्रेस वे का निर्माण किया तो वह बना है 11,800 करोड़ रुपए में, वही एक्सप्रेस वे। यानी ये प्रदेश सरकार के संसाधनों पर डकैती नहीं तो क्या है, और ये इनका विकास का मॉडल था। और इसीलिए मैं कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी जेपी और लोहिया के सपनों पर पूरी तरह कुठाराघात की है। इनके द्वारा जो जेपी और लोहिया का संकल्प था संपत्ति और संतति से दूर रहने के, इन्होंने ठीक उसके विपरीत आचरण किया। आज वास्तव में समाजवादी पार्टी का पीडीए का मॉडल क्या है? एक पीडीए, पारिवारिक डेवलपमेंट अथॉरिटी बन गया है, यानी एक परिवार के विकास की एक अथॉरिटी है। कोई उसका चेयरमैन है, कोई उसका सीईओ है, कोई वाइस चेयरमैन है, कोई कुछ और बन गया है, लेकिन लक्ष्य सबका एक ही है, सबका लक्ष्य यही है। नाम कुछ भी कहें लेकिन काम वही है, और प्रदेश को उसी अराजकता की ओर ले जाना, उसी गुंडागर्दी की तरफ ले जाना। इन्होंने वही सब काम उत्तर प्रदेश के अंदर किया है, और मुझे लगता है कि आज समाजवादी पार्टी जिस तेजी के साथ प्रदेश के अंदर इन लोगों ने उस कालखंड में, अपनी सरकार के कालखंड में अव्यवस्था अराजकता फैलाई, इसने यूपी के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया, यूपी की बहन और बेटियों के सामने सुरक्षा का संकट खड़ा किया, अन्नदाता किसान को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया, व्यापारी और उद्यमियों को प्रदेश छोड़ने के लिए मजबूर किया। जो मैं फार्मा सेक्टर से जुड़े हुए एक बड़े उद्यमी की चर्चा कर रहा था, इसीलिए मैं कर रहा था क्योंकि उस व्यक्ति की आंखों में आंसू थे और कह रहा था, साहब आज मुझे लगता है कि हर सांझ के बाद एक सवेरा होता है उत्तर प्रदेश के अंदर। आज विकास को जब मैं देख रहा हूं तो मुझे ये सवेरा दिखाई देता है, लेकिन ये अराजकता समाजवादी पार्टी ने 2006 से जो प्रारंभ किया वो आज भी प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है। आज प्रदेश के अंदर बेहतरीन कनेक्टिविटी है, जल थल नभ यूपी के अंदर आज देखने को मिलती है। आज आप देख सकते हैं एक्सप्रेस वे का जो संजाल यूपी के अंदर है, पहले 1.5 एक्सप्रेस वे, आज उत्तर प्रदेश देश के एक्सप्रेस वे का 55% एक्सप्रेस वे पर उत्तर प्रदेश का अधिकार है। देश का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क हमारे पास है, और अभी तो देश की पहली, यानी देश उत्तर भारत का पहला सेमी कंडक्टर फेम यूनिट का आधारशिला आदरणीय प्रधानमंत्री जी 21 फरवरी को गौतम बुद्ध नगर जनपद में रखने जा रहे हैं, और देश की पहली रैपिड रेल का उद्घाटन भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी 22 फरवरी को करने जा रहे हैं। यानी अब यूपी उस पहचान को किस रूप में आगे बढ़ा रहा है। याद करिए ना, 17 के पहले मेरठ से दिल्ली की दूरी तय होती थी, कितना समय लगता था? 3 घंटे। आज 12 लेन 5 से 6 घंटे लगते थे। जाम नदी बन चुकी थी और उसमें भी सुरक्षा नहीं। राह चलते हुए कोई व्यक्ति चाय पीने के लिए गया और उस शिखंजी की किसी दुकान में बैठा, पता लगा गाड़ी गायब हो गई। बैल गाड़ी गई या कोई भैंसा गाड़ी गई तो पता लगा कि वो पीछे वाला ही बच जाता था, बाकी भैंस या बैल गायब हो जाता था, भैंसा या गायब हो जाता था। ये तो इनकी पहचान थी उस समय की। लेकिन आज यूपी में सुरक्षा का बेहतरीन वातावरण है और हर व्यक्ति उस दिशा में आगे बढ़ा है। अब यूपी के अंदर 12 लेन का हाईवे दिल्ली मेरठ के बीच, और ये दूरी मात्र 45 मिनट में आप तय कर सकते हैं। रैपिड रेल बनने के बाद
यह दूरी मात्र 45 मिनट में आपको देखने को मिल सकती है। अब यूपी में 22 एक्सप्रेसवे का एक बेहतरीन नेटवर्क है, यानी 7 क्रियाशील हो चुकी हैं, 5 हमारे निर्माणाधीन हैं और 10 पर हम लोग अभी कार्य कर रहे हैं। दोनों डबल इंजन की सरकारें इसमें कार्य कर रही हैं। मेट्रो 6 पे हमारी चल रही है और एक मेट्रो का संचालन आपके मेरठ में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से ये 22 फरवरी को होने जा रहा है। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जंक्शन भी उत्तर प्रदेश के अंदर आज आप देखने को मिलता है। इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया के बीच में आज ये है और लॉजिस्टिक का भी एक बेहतरीन केंद्र बनकर के यूपी उभरा है, जिसमें देश का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल ये वाराणसी में स्थापित किया गया है। इसके अलावा अन्य इसी रूट पर रामनगर, चंदौली, मिर्जापुर और गाजीपुर में टर्मिनल एवं फ्रेट विलेज की को भी यहां पे विकसित करने की कार्रवाई हो रही है। लगातार प्रदेश इस दिशा में अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। आज प्रदेश के अंदर एयर कनेक्टिविटी की बेहतर स्थिति है। प्रदेश के अंदर एयर कनेक्टिविटी के लिए अब हम लोगों ने प्रदेश के अंदर, यानी जब हम लोग आए थे तो 2 एयरपोर्ट संचालित थे, 2 आंशिक रूप से संचालित हो पाते थे। आज प्रदेश के अंदर 16 डोमेस्टिक और 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूरी तरह फंक्शनल है। प्रदेश के अंदर 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर में बनकर के तैयार है और इसी महीने हमारा प्रयास होगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हम इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। देश का पहला MRO यह भी अब प्रदेश के अंदर स्थापित होने जा रहा है और इसको लेकर के भी, जिसमें एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस एंड रिपेयर यह कार्य अब यूपी के अंदर भी होगा, जो पहले नहीं होता था, और यह भी यूपी आज उस दिशा में आगे बढ़ा रहा है। आज प्रदेश के अंदर शिक्षा की स्थिति बेहतर हुई है। बहुत सारे ऐसे मॉडल यूपी ने प्रस्तुत किए हैं, जैसे ऑपरेशन कायाकल्प बेसिक शिक्षा में आज स्कूल की स्थिति बेहतर हुई है। अटल आवासीय विद्यालय निराश्रित यानी श्रमिकों के बच्चों के लिए और निराश्रित बच्चों के लिए वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ स्कूल की सुविधा हो, या आज वहां पर देखने को मिल सकता है। आज प्रदेश के अंदर CM कंपोजिट विद्यालय हर जनपद स्तर पर अभी 2-2 स्वीकृत किए गए हैं, लेकिन हमारा प्रयास है कि इसकी नेटवर्किंग को न्याय पंचायत स्तर तक फैला करके हम प्री प्राइमरी से लेकर के और 10-12वीं तक के बच्चों को एक कैंपस में पढ़ने की और बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ पढ़ने की सुविधा उपलब्ध हो, यह इस कार्य के साथ आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। प्रदेश के अंदर प्रोजेक्ट अलंकार के तहत माध्यमिक शिक्षा और मैं जितने भी हमारे एडेड कॉलेजेस थे, जितने भी हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस थे, इनमें भी हम लोगों ने कार्य प्रारंभ किया है और इनको भी हमने पर्याप्त मात्रा में धनराशि उपलब्ध करवाई है। टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ मिलकर के 150 ITI और अन्य कार्यों को भी हम लोगों ने मॉडर्न जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, AI, ड्रोन, रोबोटिक, इन सभी में आज प्रदेश ने कार्य प्रारंभ किया है। अब हमारे पास राजकीय क्षेत्र में भी और निजी क्षेत्र में भी लगभग 75 विश्वविद्यालय वर्तमान में राज्य के अंदर कार्य कर रहे हैं, जो उच्च शिक्षा के एक बेहतरीन केंद्र बनकर के उभरे हैं और उत्तर प्रदेश तेजी के साथ इस दिशा में कार्य कर रहा है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर ये सभी सेक्टर हैं जिन पे प्रदेश को एक अच्छी सफलता प्राप्त हुई है। महोदय, ये तब होता है जब एक टीम वर्क प्रदेश के अंदर या देश के अंदर काम करते, तब परिणाम आते हैं। लोगों के मन में एक विश्वास होता है। हर तबके का व्यक्ति, क्या गांव हो, क्या गरीब हो, क्या युवा हो, क्या महिलाएं हो, क्या किसान हो, क्या हस्तशिल्पी हो, हर एक के मन में एक विश्वास, और वो विश्वास आज यूपी के अंदर देखने को मिल रहा है हर एक सेक्टर में। आज उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज है, अपराधी भयभीत है, गरीब को सम्मान है, किसान खुशहाल है, महिलाओं को सुरक्षा की गारंटी है, युवाओं को आगे बढ़ने के लिए एक बेहतरीन अवसर है, हर गांव में बिजली है,
हर हृदय में गर्व है और मैं कह सकता हूं कि यूपी आज फिर से राम राज्य की आधार भूमि के रूप में अपने आप को एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ता है। जन कल्याण, रोजगार सृजन, निवेश विस्तार के साथ ही सामाजिक सुरक्षा के माध्यम से आज उत्तर प्रदेश एक सशक्त, सुरक्षित और समृद्ध प्रदेश के रूप में अपनी एक नई पहचान को बनाया है। हमारा लक्ष्य है 2029-30 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में स्थापित करना, और उस दिशा में हम लोगों ने अपना बजट भी सदन में प्रस्तुत किया है। बजट के बारे में समाजवादी पार्टी अच्छा नहीं बोल पाई, क्योंकि बोलने उनके लिए अच्छा करने के लिए समय नहीं है। अच्छा किया नहीं तो अच्छा बोल भी नहीं सकते, तो उनके पास समय नहीं है, ना बोलना चाहते हैं। लेकिन प्रदेश सरकार ने पूरी मजबूती के साथ डबल इंजन सरकार का लाभ लेते हुए प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का काम किया है। इस दिशा में प्रदेश सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। और बहुत सारे सेक्टर हैं जिसमें ये लोग गुमराह करने का काम कर रहे हैं, और मैं खासतौर पर इस बारे में कहना चाहूंगा कि संवैधानिक संस्थाओं के प्रति किस प्रकार का भाव इन लोगों का रहता है, ये मैं देख करके भौचक रहता हूं। मैं देख रहा था समाजवादी पार्टी के नेताओं का बयान, और उनके उसको एक तो जातीय संघर्षों को बढ़ावा देना, आपस में लड़ाना, जैसा कि इन्होंने अपने एजेंडे का एक हिस्सा बना दिया है। समाज में जाति विस्मरण करना, आपस में लड़ाना, आस्था का अपमान करना, गुंडागिर्दी और अराजकता को बढ़ावा देना, ये सब तो कर ही रहे हैं। लेकिन इन सब के साथ ही अब संवैधानिक जो हमारे संवैधानिक मूल्य हैं उन पर भी प्रहार करने में नहीं चूकते। अभी आपने देखा होगा वर्तमान में प्रदेश में SIR की कार्रवाई चल रही है। यह भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा संपादित होता है। इसमें सरकारों की कोई भूमिका नहीं होती। भारत निर्वाचन आयोग जिस प्रकार की गाइडलाइन जारी करता है, सरकारें नहीं बल्कि तंत्र उसमें उसका अनुपालन करता है। यह सरकार का पार्ट नहीं होता। लेकिन भारत निर्वाचन आयोग SIR की कार्रवाई में ESD में एब्सेंट, डेथ एंड शिफ्टिंग 2,88,00,000 से अधिक लोग या तो अनुपस्थित पाए गए, या मृत पाए गए, या फिर शिफ्टिंग है। हमें आश्चर्य होता है कि समाजवादी पार्टी का ये वोट, समाजवादी पार्टी इसको जबरदस्ती अपना वोट बैंक बना करके इनके नाम पे फर्जी पोलिंग करती थी, और इसीलिए चिल्ला रही है कि फॉर्म 7 के नाम पर फर्जी काम हो रहा है। देखिए, तो व्यवस्था एक बनाई है भारत निर्वाचन आयोग ने कि फॉर्म 7 यानी 3 प्रकार के फॉर्म दिए गए। फॉर्म 6 नाम चढ़ाने का, फॉर्म 7 नाम काटने का, और फॉर्म 8 कोई संशोधन प्रस्तुत करना है तो इन सबको लेकर। फॉर्म 6 हो, आपको प्रमाण देना पड़ेगा कि मैं यहां का मतदाता हूं। कोई नया मतदाता है, फॉर्म 6 भरेगा। फॉर्म 7 किसी को नाम कटवाना हो, किसी का नाम कटवाना हो, फॉर्म 7 आप भरिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति फॉर्म 7 भर रहा है तो जिसके नाम का भरा जा रहा है वह व्यक्ति, उसके भी अगर वह व्यक्ति फिजिकली प्रेजेंट हो जाता है तो ये अपने आप फॉर्म कट जाता है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि इसमें चिल्लाहट की कौन सी बात है और आरोप प्रत्यारोप की कौन सी बात है। और जिस तरीके से इनके पदाधिकारी और इनके कार्यकर्ता BLOs के साथ में इस पूरी प्रक्रिया के साथ जुड़े हुए लोगों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, ये शोभा नहीं देता है। संवैधानिक संस्थाओं की अवहेलना है, उनका मजाक है, उनका अपमान है। और मुझे लगता है कि अगर हम भारत के संविधान की शपथ खाते हैं तो संवैधानिक संस्थाओं के प्रति सम्मान का भाव भी हमारे मन में होना चाहिए। उनको हम पूरा सम्मान दें, हर प्रकार से आदर का भाव उनके प्रति रखें। लेकिन ये नहीं हो सकता है कि अपने अनुरूप हम संवैधानिक संस्थाओं की परिभाषा करें और उनको गढ़ने का काम करें। ये कतई और किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं हो सकता है।
और इसीलिए मैं समाजवादी पार्टी से कहूंगा, क्योंकि यहाँ पे विधान परिषद में मुख्य प्रतिपक्षी पार्टी के नाते उनको कम से कम कांग्रेस से सबक सीखना चाहिए। विधान परिषद तो कांग्रेस विहीन हो गया है। अगर आपको भी यहाँ पर या विधानसभा में समाजवादी पार्टी विहीन बनना है तो फिर इस प्रकार के अनर्गल प्रलाप करिए। महापुरुषों का अपमान करने की जो प्रवृत्ति है संविधान पर उंगली उठा करके, इसको करिए। अन्यथा मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह होगा कि कोई भी इस प्रकार का आचरण न करें जो समाज में विद्वेष की स्थिति पैदा करता हो। उत्तर प्रदेश की इस नई पहचान जिसके प्रति देश और दुनिया आकर्षित हो रही है, इस पहचान को संकट में मत डालिए। प्रदेश को आज अपनी इस विकास की यात्रा के साथ आगे बढ़ने के लिए एक जिम्मेदार विपक्ष के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे तो मुझे लगता है कि प्रदेश की जनता इसके प्रति आपको भी सम्मानित करेगी। और मैं आप सबसे अपील करूंगा कि आज जो इस उच्च सदन में प्रदेश के 2026-27 के लिए आदरणीय हमारी राज्यपाल महोदया ने अभिभाषण के माध्यम से संवेद सदन को जो संबोधन दिया है, उसके प्रति हम सभी मिलकर के आभार व्यक्त करें, उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करें कि उन्होंने आकर के संवेद सदन को संबोधित करके सरकार की योजनाओं के बारे में और सरकार की उपलब्धियों के बारे में विस्तार से अवगत कराने का प्रयास किया है। मैं इस शब्दों के साथ महामहिम राज्यपाल के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और पूरे सदन से, उच्च सदन से अनुरोध करूंगा कि वह महामहिम राज्यपाल जी के प्रति वह भी सर्वसम्मति से धन्यवाद प्रस्ताव को पारित करते हुए इस सदन से इसे सर्वानुमति से पास करते हुए उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करें। सभापति जी, आपको मैं बोलने के अवसर देने के लिए धन्यवाद। अब प्रश्न यह है कि श्री लाल बिहारी यादव नेता विरोधी दल व समाजवादी पार्टी के अन्य सदस्यों सर्व श्री राजेंद्र चौधरी, बलराम यादव, आशुतोष सिन्हा, किरणपाल कश्यप, डॉक्टर मान सिंह यादव, मोहम्मद जासमीर अंसारी, शाहनवाज खान, मुकुल यादव व श्री शाह आलम के अतिरिक्त श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी नेता शिक्षक दल ने जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं वह अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव का भाग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हो कृपया हाथ हैं और जो इसके विपक्ष में हो कृपया ना